नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में आ चुका हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं और जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस सैटेलाइट से चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को एक जो है खौफनाक मंजर बना हुआ इस सैटेलाइट को लेकर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन सी सैटेलाइट है जिसका नाम दिया गया है रिसेट-1B। क्या है भारत के लिए और भी आसान होगी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, क्योंकि जो ये सैटेलाइट है इसी सैटेलाइट के माध्यम से ही हम लोगों ने एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक को जो अंजाम दिया था। कई आतंकवादी जो संगठन थे उनके जो मुख्यालय बने हुए थे वहां पर हम लोगों ने जो हमला किया था तो वो सैटेलाइट के जरिए ही किया था, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए हमने आतंकवादी ठिकानों की फुटेज, ठीक है, फोटो वगैरह जो निकाली थी उन्हीं ठिकानों पे हम लोगों ने हमला किया। और उसी उसी सैटेलाइट को और अपडेट वर्जन आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है EOS-09 सैटेलाइट। इसको फिर से भारत लॉन्च करने जा रहा है, जो कि उसका एकदम अपडेट वर्जन है, जो कि और एकदम क्लियर जो तस्वीरें लेने में ये सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी जो बात है, इसकी जो सबसे बड़ी बात है या सबसे बड़ी जो इसकी खासियत रहने वाली है, वो चाहे धूप हो, चाहे तूफान आए, मौसम किसी भी प्रकार का रहने वाला हो, लेकिन ये फोटो लेने में बिल्कुल सक्षम है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। IOS-09 सैटेलाइट भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। भारत IOS-09 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो कि अपनी ताकत को भी प्रदर्शन करेगी। ठीक है, चर्चा में क्यों है इसरो 18 मई को सुबह 5:59 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से EOS-09 को जो है रिसेट-1 लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए आसमान में भारत पर और कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। यानी कि ये जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी तो जो है अंतरिक्ष से या आसमान से भारत जो जमीन की जितनी भी तस्वीरें हैं उनकी जो फोटो लेने में भारत और भी सक्षम हो जाएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी हो, जैसे आतंकवादी ये कौन सी घटना का अंजाम देने वाले जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हमारे पास होंगी। कहां पर उनके आतंकवादी ठिकाने बने हुए हैं उनकी तस्वीरें हमारे पास होंगी। कौन सा देश क्या करने जा रहा है, क्या लॉन्च कर रहा है, कोई नया प्रोग्राम बना रहा है, तो हर चीज की फोटो हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है हम सभी के लिए। अगर आगे इसकी बात करें, ये काम क्या करेगा। EOS जो 09 को रिसेट-1B के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगा। जिस सैटेलाइट के जरिए भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर नजर रखी थी, उस सैटेलाइट का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट वर्जन है। जो पुराने सैटेलाइटें हमारी थी उनका, इस उपग्रह को PSLV C61 XL से रॉकेट के जरिए 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्ष में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा। यह भी आपसे पूछेगा किससे भेजा जाएगा, PSLV C61 XL, इसके जरिए जो है इसको भेजा जाएगा। इसका जो वजन रहने वाला है 1710 किलोग्राम इसका वजन रहने वाला है। और यह सी बैंड सिंथेटिक ऑप्टर रडार के जो है इसमें लैस होगी। दिन हो या रात, यह रडार किसी भी मौसम और स्थिति में धरती की सतह की हाई रेजोल्यूशन फोटोज देता रहेगा। मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, पृथ्वी की कहीं पर की कोई भी तस्वीर अगर हमें चाहिए तो ये सैटेलाइट जो जा रहा है ये हमको हर समय भेजता रहेगा। मौसम चाहे जैसा भी रहे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें एकदम हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। क्या है इसकी खासियत, क्या रहने वाली है। रक्षा और सुरक्षा की स्थिति में EOS-09 कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी, मतलब जैसे भी संदिग्ध कुछ लोग दिख रहे हैं या कुछ हथियारों को बढ़ा रहा है कोई देश, तो उन सारी चीजों की निगरानी रखेगा। बॉर्डर की निगरानी और रणनीतिक क्षेत्र की मैपिंग भी करेगा। अगर हमें किसी क्षेत्र का मैप चाहिए कि इस एरिया का मैप क्या है, कितने जंगल है, नदी है, कैसे क्या है, तो उस एरिया का मैप भी हमें प्रदान करेगा। इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग पावर सेना को जरूरी डेटा उपलब्ध कराएगी। मतलब हमारी सेना को जो भी चीजें जरूरी है, जो भी तस्वीरें जरूरी हैं, वो सारा डेटा जो है वो इस सैटेलाइट के जरिए हमारी सेना को मिलता रहेगा। इसके जरिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन की निगरानी करने में प्रभावित क्षेत्रों का आकलन भी हो सकेगा। ठीक है, तो जो सारी चीजें हैं इससे हम लोग
निगरानी रख सकते हैं। आपदा के समय सटीक समय पर जानकारी देना भी इसका काम है। इसके अलावा यह प्राकृतिक संसाधनों की भी निगरानी रखेगा, जैसे कि खनिज, कृषि, जल संसाधन और वन संसाधनों की भी निगरानी रखेगा कि कहां पर पेड़ विलुप्त हो रहे हैं, कहां पर पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, कहां पर कम हो रही है, कहां पे किस चीज की जरूरत है, इन सारी चीजों की निगरानी भी रखेगा। यह फसल के स्वस्थ उपयोग और पर्यावरण परिवर्तन का विश्लेषण करने में भी मदद करेगा। ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत के बढ़ते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हाल ही के वर्षों में इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जैसे मिशन के साथ वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। अब EOS-09 का प्रक्षेपण न सिर्फ अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी क्षमता को, बल्कि ग्लोबली भी भारत की ताकत का प्रदर्शन होगा। ठीक है। विश्व लेवल पे भारत अपनी ताकत दिखा सकता है कि भारत भी आज इन सारे चीजों में सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट वगैरह कुछ चुनिंदा देश है, कुछ ऐसे सक्षम और चुनिंदा देश है, उन्हीं के पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो उसके बाद अब भारत भी इन सारी चीजों में अपनी ताकत को दिखाएगा। बाकी देशों के पास ऐसी सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं है, कुछ चुने हुए देश हैं बस। भारत के अंतरिक्ष में उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए इसरो ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को योजना बनाई है। जैसे गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। इस मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है। ये जो है इसके तहत 3 भारतीयों को 2028 तक भेजने का प्लान है। गगनयान मिशन से भारत की अंतरिक्ष में उपस्थिति को और भी मजबूत किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आगे हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसरो और नासा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, ठीक है, निसार मिशन। ठीक है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी और पर्यावरण बदलावों का अध्ययन करना है। जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं या क्या चीजों का बदलाव करना चाहिए ताकि आगे जो जीवन है, जीवन प्रत्यांशा जो है थोड़ा सा सुधार आ सके। इस मिशन से प्राप्त डेटा का उपयोग जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बर्फ की चादरों की निगरानी आदि अन्य प्राकृतिक आपदाओं की पुनर्नुमान के लिए किया जाएगा। निसार मिशन के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए प्रयासों में सहयोग मिलेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ ये भेजे जा रहे हैं। आगे अगर बात करें शुक्रयान मिशन की, तो इसरो का यह पहला शुक्र ग्रह पर मिशन होगा। ठीक है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह में वातावरण, कामा सतह और भू रचना का अध्ययन करना है। इस मिशन से प्राप्त डेटा से शुक्र ग्रह के रहस्य का पर्दाफाश होगा और अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम जुड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुक्र ग्रह पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। शुक्रयान मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2028 में लॉन्च करना, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारियां पहले से चल रही हैं और इससे भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं और मजबूती मिलेगी। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, भारत का अब तक का धमाकेदार है। ठीक है, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वपूर्ण प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इसरो ने कई महत्वपूर्णकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने की योजना भी बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, निसार और शुक्रयान जैसे मिशनों से भारत की अंतरिक्ष में उपस्थिति को और मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो लॉन्च हो रही है, इनसे भारत को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो हम सबको भी सारी चीजों में सपोर्ट करना है और इन मिशनों के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसरो की ये योजनाएं न केवल भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत करेंगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग व संबंधों को भी मजबूत करेंगी। ठीक है, ये भारत को मजबूत बनाएंगी ही बनाएंगी, लेकिन जब अन्य देशों को पता चलता है कि भारत आज सैटेलाइट भेज रहा है, शुक्रयान भेज रहा है, चंद्रयान भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है, मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, तो ये अन्य देशों में दहशत भी बनती है। अन्य देशों को यह दिखाती है कि भारत भी एक ताकतवर देश हो चुका है, अब भारत भी किसी से पीछे नहीं है। तो इन चीजों में हमें मजबूती दिलाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस प्रगति से देश ने प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षमता को भी प्रदर्शन होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा। प्रमुख अंतरिक्ष सम्मेलन और संधियां, इनको भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी संधियां दो अंतरिक्ष सम्मेलन को लेकर हुई हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी वर्ष 1967 में अंतरिक्ष में परमाणु शस्त्रों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब इस संधि में कहा गया कि कोई भी देश
परमाणु हथियार या परमाणु शस्त्रों को अंतरिक्ष में नहीं भेजेगा। इसी बैठक के तहत या इसी संधि के तहत इसमें रोक लगाई गई थी 1967 में। तथा बाह्य अंतरिक्ष को सभी के अन्वेषण के लिए स्वतंत्र घोषित करती है। रेस्क्यू, एक दूसरी हुई थी रेस्क्यू अग्रीमेंट, वर्ष 1968 में हुई थी। इसमें यह प्रावधान है कि संकट में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना। मान लो किसी देश ने अंतरिक्ष में भेजा और वहां पे अंतरिक्ष यात्री जो गए हैं वो यदि संकट में पड़ते हैं तो उनको वापस लाना जाना चाहिए, तथा अंतरिक्ष वस्तुओं को उनके मालिकों को लौटाने का प्रावधान है। ठीक है, जो अंतरिक्ष से जो वस्तुएं आई हैं अगर उनको वापस लाया जा रहा है तो जो देश ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है तो उनको उन्हें सौंपने का भी काम किया जाएगा। इस संधि में ये बात कही गई थी। अगर बात करें लायबिलिटी कन्वेंशन, ये 1972 में यह संधि हुई थी, सम्मेलन हुआ था। इसमें प्रावधान है कि प्रक्षेपण करने वाला राज्य पृथ्वी की सतह पर अपने अंतरिक्ष पिंडों या वायुयानों के कारण हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा, तथा अंतरिक्ष में अपने दोषों के कारण हुई क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा। मान लो हम अंतरिक्ष में किसी को भेज रहे हैं, कोई मिशन भेज रहे हैं और उससे फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है, तो उसका उत्तरदायी वही देश होगा जो अंतरिक्ष में अपना मिशन भेज रहा है। एक और हुई थी संधि मून अग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ था, ये 1984 में हुई थी। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों को मानव जाति की साझा विकसित घोषित करता है और उसके दोहन को प्रतिबंधित करता है, व्यापक रूप से अनुसमर्थित करता है। ठीक है, एक संधि हुई थी यूएन ब्रह्म, ये जो है बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर सीमित। यह कोई संधि नहीं है बल्कि शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र निकाय। ठीक है, तो इसको याद रखना है, यह कोई संधि नहीं थी, बस यह इसलिए बनाई गई थी कि जो भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र निकाय, कि जो लोग जा रहे हैं उनको एक दूसरे का सहयोग करना है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आसानी से ऊपर तक पहुंच सकता है। आर्टेस्ट मिस्ट आर्कड्स, ठीक है, ये 2020 में हुई थी, अभी हाल ही की बात है। जिम्मेदारी वाली फ्रेमवर्क, पारदर्शिता, शांतिपूर्ण उपयोग, ठीक है, अंतर संचालनिता और संसाधन साझाकरण पर जो हैं या सम्मेलन हुए हैं अंतरिक्ष को लेकर, तो भारत जो लॉन्च करने जा रहा है, सभी को ये जानकारी कैसी लगी? ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पहले मिली है या नहीं मिली है हमें नहीं पता है, लेकिन कल सुबह सभी लोग लाइव जरूर देखें, क्योंकि ये भारत एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, जिससे हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल